एसआईपीज इन इंडियन स्टॉक मार्केट आर डेड नाउ, या फिर आपका कोई और पर्सपेक्टिव है क्या? जिनके रिटर्न्स नहीं बने हैं पिछले 1.5 साल में, 2 साल में, उनको क्या करना चाहिए? चालू रखनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि इस समय अगर हो सके तो एसआईपी बढ़ानी भी चाहिए, क्योंकि आजकल देखिए इनकम लिमिटेड है और सैलरीज भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं, तो जनरेशनल अगर हमें वेल्थ बनानी है तो कैसे अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में लें आपके हिसाब से? लेकिन सिग्निफिकेंट वेल्थ बनाने के लिए तो एक ही तरीका है, जो है, क्योंकि मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है। ऐसे में क्या लमसम पैसा इन्वेस्ट करना मार्केट में स्ट्रैटेजी हो सकती है? दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे कंटेंट से आज तक आपको कुछ भी सीखने मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे उतने ही बड़े गेस्ट मैं लेके आ पाऊंगा और हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल जैन, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विकास जैन, जो कि हैं सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ मल्टीपल ऐप। विकास जी को डीप एक्सपीरियंस है इक्विटी रिसर्च का, एडवाइजरी का, फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन का, और रेपुटेड कंपनीज लाइक गोल्डमैन सैक्स में काम कर चुके हैं विकास जी। और इनसे आज हम बहुत सारी फाइनेंशियल जो वेल्थ जनरेशन की तकनीक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, एसआईपीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत लोग को डर है, अभी स्टॉक मार्केट में करेक्शन चल रहा है, कि एसआईपीज में क्या हो रहा है, हम छोड़ दें क्या, रोक दें क्या, नहीं रोके क्या। बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। विकास जी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू विकास जी। विकास जी, पहले तो मैं ये आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि आजकल ना बहुत सारा नॉइज है, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल के भी आ रही हैं सोशल मीडिया में फाइनेंशियल वेल्थ जनरेशन को लेके। ठीक है, आपके हिसाब से सबसे बड़ी मिस्टेक जो आजकल रिटेल में हम मेरे जैसे लोग या मेरे व्यूअर्स, ऐसी क्या एक बड़ी मिस्टेक है जो लोग कर रहे हैं भारत में? सबसे बड़ी मिस्टेक मैं कहूंगा कि जो हर्ड मेंटालिटी है वही है। चाहे आज की बात हो चाहे पहले की बात हो, हमेशा होता है, ये हर मार्केट साइकिल में होता है, हर एसेट क्लास में होता है। एंड अभी जो लेटेस्ट हर्ड मेंटालिटी चल रही है वो चल रही है इन्वेस्टिंग अब्रॉड के लिए। सो आज से 18-20 महीने पहले सभी सोच रहे थे इंडिया में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडियन मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था, सबसे अच्छा कर रहा था। लेकिन अभी पिछले 18 महीने में, क्योंकि मार्केट करेक्शन ऑब्वियस था, वो भी क्योंकि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच थे, तो करेक्शन तो होना ही होता है मार्केट में। बहाना कुछ भी बन जाए, टैरिफ बन जाए, वॉर बन जाए, लेकिन जब भी वैल्यूएशन थोड़े एक्सेसिव होते हैं तो वो करेक्शन आना तो पॉसिबल है ही हमेशा। अ, अब जब करेक्शन आ गया, कुछ रिटर्न इंडिया में नहीं बना पिछले 18 महीने में, तो लोगों का पेशेंस कम होते जा रहा है। एंड वो अब सोच रहे हैं कि और कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें। तो अब जो हॉट चल रहा है जो भी, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो पहले गोल्ड सिल्वर के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर चल रहा था। अब यूएस टेक स्टॉक्स वगैरह अच्छा कर रहे थे, या कुछ फॉरेन इक्विटीज अच्छा कर रही हैं, तो अब सबको चाहिए कि मैं उस मार्केट में कैसे एक्सपोजर ले लूं। तो ये जो हर्ड मेंटालिटी है, ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मिस्टेक रही है हमेशा, आज भी पहले भी। चाहे वो 92 का हर्षद मेहता स्कैम हो, तब भी हर्ड मेंटालिटी थी, आज भी वही है। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है, तो इजी नहीं है। लेकिन हाँ, जो समझ जाए उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया कि हाँ, ठीक है, मुझे ब्लाइंडली चेज़ नहीं करना है रिटर्न्स को। अ, रादर मुझे अपनी ज़रूरत समझ के कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स है, मेरे लिए क्या प्रोडक्ट सूटेबल है, मेरे लिए क्या इन्वेस्टमेंट सूटेबल है, मेरा क्या रिस्क एपेटाइट है, मेरा क्या रिस्क प्रोफाइल है। जब आप समझ के करेंगे रादर देन हर्ड मेंटालिटी, तो आपके लिए आउटकम बहुत अलग होगा और ज़्यादातर केसेज़ में बेहतर भी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने हर्ड मेंटालिटी का कॉन्सेप्ट हमें दे दिया। और इसमें ना मेरा एक थोड़ा सा बारीक क्वेश्चन था, जैसे आपने समझाया कि भाई ग्लोबल मार्केट्स तेजी से भाग रहे हैं, तो भारत के इन्वेस्टर्स का उस तरफ रुझान हो गया। लेकिन एक इसमें पॉइंट भी आता है कि अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट्स को, तो दो तरह की स्टोरीज हैं। एक स्टोरी तो ये है कि भाई सारी ग्रोथ वहीं पे है, एआई है, सेमीकंडक्टर्स हैं, चिप्स हैं, मेमोरी रिलेटेड कंपनीज हैं। ठीक है, तो वहां पे वेल्थ बनने वाली है क्योंकि वहां पे ग्रोथ है। दूसरी स्टोरी ये निकल के आती है कि यार सारी जगह पे बबल है बाहर। ठीक है, दोनों ही स्टोरीज हैं। तो अब ऐसे में जो पहली स्टोरी को पकड़ना चाहें भारत के इन्वेस्टर्स, उनका कहना यह है कि यार अभी तो 18 महीने ही हुए हैं भागते भागते इस मार्केट को। हो सकता है ये 5 साल की लंबी एक छलांग वाली बात है, क्योंकि ऐसी स्टोरीज मार्केट में हैं। ऐसा नॉइज भी कह सकते हैं
कि भाई एआई तो एक लंबी थीम है, अभी तो चालू ही हुई है, ये तो मतलब अभी आगे जाएगी। तो हम हर्ड मेंटालिटी को बिल्कुल समझते हैं, आपने जो पॉइंट करा है कि भाई हर्ड मेंटालिटी है, लेकिन हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि जो जेन्युइन ग्रोथ है बाहर वर्सेस भारत में, जैसे अभी रुपी डेप्रिशिएट हो गया, उसकी वजह से भी लोगों को मतलब ऐसा लगने लगा है कि यार हमारा तो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो हर्ड मेंटालिटी और ग्रोथ, इनमें हम फिर कैसे एक बैलेंस या सामंजस्य बनाएं कि हमें नहीं भागना है वर्सेस भागना है? अ, बिल्कुल उम्दा क्वेश्चन है आपका। इसमें मैं यही कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए फॉरेन इक्विटीज़ में, या 4 महीने पहले या 6 महीने पहले मैंने किसी को नहीं कहा होगा कि आपको गोल्ड या सिल्वर में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका टाइम होराइज़न क्या है, और उसके बाद में जब आपने समझ लिया आपकी रिक्वायरमेंट और टाइम होराइज़न के हिसाब से कि आपको इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस एसेट क्लास में, तो फिर उस एसेट क्लास को एनालाइज़ करना आना चाहिए। उसको एनालाइज़ करने के लिए जो समझ चाहिए, वो अगर आप खुद डेवलप करें, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप अपने करियर में व्यस्त हैं, अपने फैमिली के साथ व्यस्त हैं, तो फिर आपको किसी प्रोफ़ेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी उस चीज़ को समझने के लिए। लेकिन हाँ, बस सभी लोग एक चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके लिए मैं भी कर लूँ, वो तरीका सही नहीं है। लेकिन आप अगर रिसर्च करके कर रहे हैं, आप वैल्यूएशन समझ के कर रहे हैं, कंपनीज़ की जो इंडस्ट्री है या जो आउटलुक है, वो समझ के आप कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रहा सवाल पर्टिकुलर एआई थीम का, तो अगर आपको अगर राहुल जी याद होगा 99 2000 में भी डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ था, एंड उस समय भी जो थीम थी वो इंटरनेट रिलेटेड थीम थी, बड़ी थीम थी, एंड ऑफ कोर्स इंटरनेट ग्रो हुआ अगले 20 साल 25 साल में काफ़ी ग्रोथ इंटरनेट के थ्रू आई है। बहुत सारे आज जो हम ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं वो भी इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इंटरनेट की वजह से, राइट? तो एआई डेफिनिटली एक लॉन्ग लास्टिंग थीम हो सकती है। लेकिन इस थीम में कौन-सी कंपनी में किस वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है समझना और जानना। क्योंकि डॉट कॉम बबल बस्ट में हज़ारों कंपनियाँ आई। आज सभी एक गूगल को जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि जब डॉट कॉम बबल चल रहा था, उस समय याहू वाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स। लेकिन बाद में इवेंचुअली गूगल ने ओवरटेक कर लिया। अ, चलो याहू तो फिर भी सर्वाइव कर रहा है आज तक, लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं, जो 2000 में आई थी, पेट्स डॉट कॉम करके एक कंपनी थी। ऐसी बहुत सी कंपनीज़ थी जिन्होंने बस डॉट कॉम लगा लिया अपने नाम के आगे। एक्चुअल में कुछ किया नहीं बिज़नेस, और वो क्रेज़ी वैल्यूएशंस पे बिक रही थी। तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि आप एक ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन सही कंपनी में सही वैल्यूएशन पे करना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको सही या तो रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको टाइम एफर्ट लगाना पड़ेगा, या फिर आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा जो उसको समझ रहा है, उसमें टाइम एफर्ट लगा रहा है। अच्छा, अब जब सवाल आया रिसर्च और टाइम एफर्ट का और इवन एक्सपर्ट्स का भी, अगर मैं कहूँ कि इंडिया में कितने लोग होंगे जिनको यूएस मार्केट समझता है, या वो इंडस्ट्री समझती है, वो इकोनॉमी समझती है, अ, मुझे नहीं लगता है कि 100 लोग भी होंगे कि जिनको डेप्थ में समझता होगा, राइट? हाँ, बहुत सारे जो फंड्स भी हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर फंड ऑफ फंड्स। वो खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो किसी और फंड में जो वहाँ पे भेज दे उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर उन्होंने अपनी रिसर्च सही की है, सही फंड मैनेजर को वहाँ पे चूज़ किया है और उसमें फिर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगेन क्या आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं? या आप सिर्फ़ बस ये देख रहे हैं कि मुझे एक नैस्डैक का फंड है, उसमें बस डाल देना है? अब नैस्डैक में कितनी कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों का क्या वेटेज है, उन कंपनियों का क्या वैल्यूएशन है, क्या आपने देखा है? अगर नहीं, तो फिर तो आप ब्लाइंडली बस इन्वेस्ट कर रहे हैं सबको देखते हुए। जी, जी, बिल्कुल, 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 समझ के इन्वेस्ट करना है तो वो ठीक है, लेकिन बिना समझे जस्ट बिकॉज़ बाकी लोग सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस तरफ हाँ। जाना वो एक बड़ी बेवकूफ़ी है। काफ़ी आपने अच्छे से समझाया है। तो अभी फिर अगर हम हर्ड मेंटालिटी को ना फ़ॉलो करें, ठीक है? हुँ, तो हुँ। दूसरा हमारे पास ऑप्शन बचता है कि भारत का ही मार्केट, ठीक है? क्योंकि भारत के मार्केट में अभी सब लोग बेयरिश हुए पड़े हैं, सबको लग रहा है कि एफआईज़ बाहर छोड़-छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे आपसे पूछना था एसआईपी इन्वेस्टर्स, ठीक है, जिनके रिटर्न्स नहीं बने हैं पिछले 1.5 साल में, 2 साल में, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि एक नैरेटिव ये है कि अब यार भारत के स्टॉक मार्केट में ग्रोथ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
तो ऐसे में क्या आपको लगता है एसआईपीज़ जो एक तरह से बहुत ज़्यादा जिनको कहते हैं ना बूम पे थे, 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, वो एक तरह से उनका फ्लो कम हुआ है अभी। मई के रिज़ल्ट्स आए थे, मई का जो डेटा आया था उसमें भी एसआईपीज़ कम हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि एसआईपीज़ इन इंडियन स्टॉक मार्केट आर डेड नाउ या फिर आपका कोई और पर्सपेक्टिव है? मैं यही कहूँगा एसआईपीज़ आर डाउन बट नॉट आउट। जो मई में डिक्लाइन भी आया है, वो मार्जिनल डिक्लाइन है, ऐसा नहीं है कि एसआईपीज़ आधी हो गई हैं। एंड ठीक है, थोड़ा बहुत हमेशा मार्जिन पे लोग रहेंगे जो पैनिक करके निकल जाएँगे। लेकिन एसआईपी बिल्कुल चालू रखनी चाहिए और क्यों रखनी चाहिए उस पे भी हम आएँगे, लेकिन पहले जो आपका सवाल है इंडियन मार्केट्स को लेके, तो इंडियन मार्केट्स जो हैं 18 महीने पहले, 20 महीने पहले क्या नैरेटिव था? बहुत ही अलग नैरेटिव था। क्या उस समय एआई नहीं था? उस समय बाकी सब चीज़ें जो आज हो रही है वो एकदम से पिछले 18 महीने में तो नहीं होना शुरू हुई है। सभी चीज़ें थी। हाँ, ऑफ़ कोर्स उसके ऊपर फ़ोकस बहुत ज़्यादा आज आ गया है। लेकिन अगेन मेरा जो मानना है वो यही है कि इंडिया का वैल्यूएशन रिच था, वो करेक्शन होना था। उसके लिए बहाना चाहे एआई बन जाए, टैरिफ बन जाए, चाहे वॉर बन जाए, पर वो करेक्शन आना था, वो करेक्शन आ गया है। लेकिन क्या हम ग्रो नहीं कर रहे एज़ अ कंट्री? हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, चैलेंजेज़ हैं, चैलेंजेज़ तो पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। बट हाँ, उस समय सभी लोग चैलेंजेज़ को इग्नोर कर रहे थे और आज सभी लोग अपॉर्च्युनिटीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ भी वही हैं जो पहले थी। अ, जो डेमोग्राफिक्स हैं, वो आज भी हैं। जो और भी फैक्टर्स हैं, डेमोक्रेसी हैं, डिजिटल हैं, सभी फैक्टर्स, डिमांड पेनिट्रेशन अभी भी इंडिया में कम है, सभी फैक्टर्स आज भी हैं। और ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकली हमारे कंट्री के लिए कोई चैलेंजेस नहीं आई, हमारे देश के लिए चैलेंजेस नहीं आई। हमेशा से रहे हैं कुछ ना कुछ चैलेंजेस। ऑयल प्राइस 2011 से लेके 2014 तक $100 के ऊपर रहा ऑन एन एवरेज। क्या हाँ, दिक्कतें आई उससे। 2012 में इन्फ्लेशन भी डबल डिजिट हो गया, लेकिन क्या हमने उसको फेस नहीं किया? क्या हमने उसको टैकल नहीं किया? किया हमने। कुछ ना कुछ चीज़ें जो हम कर सकते थे, हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क हम लेके आए हैं। और भी कुछ एफर्ट्स और स्टेप्स हमने लिए। तो उसी तरह हम अभी भी करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम ऑयल प्राइसेज़ और भी हिस्टोरिकली हमें चैलेंजेस आए हैं। 91 में हमें डिवैल्यूएशन भी करना पड़ा था। लेकिन मुझे लगता है कि क्राइसिस ऐसी कोई क्राइसिस अभी हमारे सामने नहीं है कि एकदम एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो चुकी है। हाँ, चैलेंजेस हैं व्हिच वी कैन ओवरकम। वी आर वेल प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स एंड वी शुड रादर फोकस ऑन दोज़ पॉजिटिव्स एंड बिल्ड ऑन दोज़ पॉजिटिव्स रादर देन फोकसिंग ओनली ऑन द नेगेटिव्स। सो फिर इसके साथ आपके इस नैरेटिव के हिसाब से तो क्या एसआईपी इन्वेस्टर्स को एसआईपीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए या रिड्यूस करनी चाहिए या फिर ज़्यादा टॉप अप करना चाहिए? वो क्या करना चाहिए? राइट। तो देखिए, अगर आप इंडिया स्टोरी में बिलीव करते हैं, आप इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बिलीव करते हैं, डिस्पाइट ऑल द शॉर्ट टर्म चैलेंजेस, तो बिल्कुल आपको कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि इंडिया एक ऐसा मार्केट है, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ मार्केट्स में रिफ्लेक्ट करती है। कई सारे देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ X% है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्केट का रिटर्न उतना बन रहा है, कम भी बनता है। लेकिन इंडिया ऐसा देश है, जहाँ पे पिछले 25-30 साल का अगर आप डेटा देखेंगे, तो अगर इकोनॉमी नॉमिनल ग्रोथ रियल ग्रोथ 7-8% है, इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट करके अगर नॉमिनल ग्रोथ इकोनॉमी की 13-15% रही है, तो मार्केट का भी रिटर्न वही रहा है। एंड फेयरली वेल बैलेंस्ड मार्केट है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 कंपनियाँ पूरे मार्केट को चला रही हैं, कि 2 कंपनियाँ अगर बढ़ रही है तो मार्केट 10% बढ़ गया, 2 कंपनियाँ घट रही है तो मार्केट 10% घट गया, वैसा नहीं है। फेयरली वेल बैलेंस्ड, वेल डाइवर्सिफाइड मार्केट है। एंड उस हिसाब से मुझे लगता है कि एसआईपीज़ एक तो ग्रोथ मैं बिलीव करता हूँ कि इंडिया में ग्रोथ है अभी भी और चैलेंजेस हम ओवरकम करेंगे। एंड अगर हम ग्रोथ मेंटेन कर पाते हैं तो रिटर्न्स भी मार्केट में आएँगे। और अगर रिटर्न्स मार्केट में आने वाले हैं तो एसआईपी बिल्कुल चालू रखनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि इस समय अगर हो सके तो एसआईपी बढ़ानी भी चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में वैल्यूएशंस बहुत रीज़नेबल है मार्केट वैल्यूएशंस। जो एक ओवर वैल्यूएशन लग रहा था सितंबर 2024 में, उतना ओवर वैल्यूएशन अभी नहीं है, मोर रीज़नेबल है। हाँ, एकदम सस्ते वैल्यूएशन नहीं है कि जो मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे थे। वैसे सस्ते वैल्यूएशन 10-20 साल में एक बार आते हैं, हमेशा नहीं आते। कोई बड़ा नेगेटिव मेजर ट्रिगर होता है तो भी आते हैं। लेकिन अदरवाइज़ एक एवरेज वैल्यूएशन आज की तारीख में मार्केट का है, स्पेशली जो निफ्टी है, लार्ज कैप है, एक एवरेज वैल्यूएशन पे है।
तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करेंगे, उनको जो भी मार्केट का एक एवरेज रिटर्न बनेगा वो मिलेगा। क्योंकि आप पीक पे करते हो तो आपको एवरेज रिटर्न से कम मिलेगा, आप बॉटम पे करोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा और आप जब एवरेज वैल्यूएशन पे कर रहे हो तो जो एवरेज मार्केट रिटर्न है वो आपको मिलेगा। तो अगर अगले 10-20 साल में इंडिया नॉमिनल ग्रोथ मान लीजिए 13-15% नहीं भी रहे, 10-12% भी रहे, तो 10-12% भी रहेगी तो 10-12% रिटर्न आपको मिलेगा। तो एसआईपी बिल्कुल चालू रखनी चाहिए और हो सके तो बढ़ाना भी चाहिए इस ओके, लेवल पे। ओके। सो अगर हम लोग अभी अपनी एसआईपीज़ बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपने ये पॉइंट सही बोला कि अभी वैल्यूएशंस काफ़ी कम हो गए हैं पहले के कंपैरिज़न में। ये और भी कम हो सकते हैं, इसका कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक अच्छा करेक्टेड मार्केट है अपनी एसआईपीज़ बढ़ाने के लिए। चलिए, हमने एसआईपीज़ अपनी बढ़ाना शुरू करी, बट एक ऐसा समय आएगा जब हमें लगा कि यार हमें रिटर्न्स भी चाहिए, तो उसके लिए मार्केट को ऊपर जाना ज़रूरी है। राइट, तो देखिए रिटर्न्स जो है मार्केट में वोलेटिलिटी मार्केट का एक पार्ट एंड पार्सल है। वोलेटिलिटी हमेशा रही है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि इस बार है या जो डाउनटर्न है, बेरिश फेज है वो इसी बार है। पिछले 30-35 साल का भी रिकॉर्ड आप देखेंगे पोस्ट लिबरलाइजेशन भी, क्योंकि लिबरेशन के पहले मान लीजिए चलिए एक अलग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन 91 के बाद तो मोर और लेस एक हम लिबरलाइज इकोनॉमी की तरह काम कर रहे हैं। तो उस दौरान मार्केट का जो परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं। ऐसे पीरियड भी आए हैं जहाँ पे 2 साल मार्केट में कुछ नहीं हुआ है। 2000 से 2002 जब डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ, उसके बाद 2 साल तक कोई रिटर्न नहीं था मार्केट में। लेकिन उसके बाद जिसने पेशेंस रखा, जिसने डिसिप्लिन रखा और कंटिन्यू किए इन्वेस्टमेंट्स, उन्होंने 2003 से 7 में 4-5 गुना पैसा बनाया, 4-5 साल में। तो मार्केट में वो एक लंपीनेस रहेगा जहाँ पे कि रिटर्न्स कुछ साल में नहीं बनेंगे और कुछ साल में एकदम से छप्पर-फाड़ रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो वो तो नेचर है, मार्केट की प्रकृति है, उसको हम बदल नहीं सकते। हाँ, तो पेशेंस और डिसिप्लिन लेकिन रखना ज़रूरी है। और जहाँ जहाँ तक आपने कहा कि हाँ, मार्केट नीचे भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ये तो कोई कह नहीं सकता कि नीचे नहीं जा सकते। लेकिन जो मेरा अनुभव है और जो डेटा मैंने देखा है, उसके हिसाब से जब एक रीज़नेबल वैल्यूएशन पे मार्केट होता है और वहाँ से अगर नीचे चला भी जाए, तो वो रिकवर भी बहुत फटाफट हो जाता है वापस। बहुत लंबे समय तक वो सप्रेस नहीं रहता। तो 2 से 3 क्वार्टर के अंदर वापस रिकवरी भी आ जाती है उसमें, वैल्यूएशन पे। वो वापस रीज़नेबल वैल्यूएशंस तो कम से कम आ ही जाता है। हो सकता है अगर चीज़ें सही चल रही हो तो ऊपर भी चला जाए। लेकिन रीज़नेबल वैल्यूएशंस पे तो आ ही जाता है 2-3 क्वार्टर में। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ऐसे अभी मार्केट कंडीशंस में विकास जी, तो एसआईपी बढ़ाना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है आपके हिसाब से। ऐसे में क्या लमसम पैसा इन्वेस्ट करना मार्केट में, क्या वो भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्योंकि मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है। राइट। तो इसमें थोड़ा-सा मैं स्टेप बैक करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है किसी को भी समझना कि उनके गोल्स क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। कौन से गोल्स लॉन्ग टर्म हैं, कौन से गोल्स शॉर्ट टर्म हैं। और उनका खुद का रिस्क एपेटाइट और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मतलब क्या है, रिस्क विलिंगनेस टू रिस्क कितनी है उनकी लेने की। और उसके बाद इन चीज़ों को समझ के फिर एक एसेट एलोकेशन अपना डिसाइड करें कि हाँ, मेरा इक्विटी में कितना पैसा होना चाहिए। अगर आप खुद से समझ के कर सकें बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अगेन प्रोफेशनल हेल्प लेके समझिए कि आपका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, इक्विटी में कितना पैसा होना चाहिए। आज ₹100 अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसमें से इक्विटी में कितना होना चाहिए? और अगर इक्विटी में 50 होना चाहिए और आपने 40 ही किया है अभी एसआईपीज़ के थ्रू, तो अगर 10 आपके पास लिक्विडिटी है, तो वो 10 आप आज डाल सकते हैं क्योंकि आज वैल्यूएशन रीज़नेबल है। अगेन वही है कि वैल्यूएशन रीज़नेबल आज है, ये मैं अभी कह रहा हूँ, हो सकता है कल महँगे भी हो जाएँ, सस्ते भी हो जाएँ। तो अगेन एक वैल्यूएशन फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है और अगर आप व्यस्त हैं अपने करियर में, फैमिली के साथ, तो देन अगेन यू हैव टू टेक प्रोफेशनल हेल्प टू अंडरस्टैंड दीज़ एस्पेक्ट्स ऑफ वैल्यूएशन। जी, तो अभी यहाँ से मार्केट के रिकवर होने के आपको क्या चांसेस लगते हैं? क्या कौन से ट्रिगर्स होंगे जिनमें आपको लगता है कि हाँ, अगर ये 2 या 3 चीज़ें नेक्स्ट कुछ महीनों में होती हैं, तो मार्केट काफ़ी अच्छे रिकवर कर सकते हैं और वापस से ग्रोथ ट्रैक पे आ सकते हैं? अ, देखिए स्पेसिफिक ट्रिगर क्या होगा प्ले आउट वो तो मैं बताना नहीं चाहूँगा या प्रेडिक्ट भी नहीं करना चाहूँगा। जी, जी। लेकिन ऑफ कोर्स अगर देखिए ये वॉर जो है यहाँ पे हर दिन कभी सेटल हो रहा है, कभी फिर से ऑन ऑफ चल रहा है। अगर एक कंक्लूसिव इसमें एंड आ जाता है वॉर में, खत्म हो जाता है, तो डेफिनिटली एक पॉजिटिव ट्रिगर वो हो सकता है। और दूसरा जैसे मैंने कहा कि देखिए ट्रिगर कई सारे हो सकते हैं लेकिन मेन चीज़ है वैल्यूएशन।
जब वैल्यूएशन रीजनेबल है तो कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी मेजर्स हो, चाहे वो जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, चाहे वो अर्निंग्स ग्रोथ हो कंपनीज की, कोई भी अगर पॉजिटिव फैक्टर आता है तो मार्केट्स एकदम से रिवाइव हो जाएंगे, क्योंकि वैल्यूएशन रीजनेबल है अभी। जी, हाँ, जी। वैल्यूएशन जब महंगे होते हैं तब कोई भी छोटी सी नेगेटिव न्यूज भी आती है तो वो उसको क्रैक कर सकती है, तो उस हिसाब से। ओके, ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अम, एक क्वेश्चन मेरा एसआईपीज़ से रिलेटेड ये भी था कि एसआईपीज़ को लेके आपके हिसाब से सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? देखिए, एसआईपीज़ को लेके मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को लगता है ये एक एसेट क्लास है। ये एक एसेट क्लास नहीं है। ये एक सिर्फ़ तरीका है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। एसआईपी को छोड़िए, म्यूचुअल फंड के बारे में भी लोगों को लगता है कि ये एक एसेट क्लास है। लेकिन म्यूचुअल फंड इटसेल्फ इज़ आल्सो नॉट एन एसेट क्लास। ये एक टूल है इन्वेस्ट करने के लिए, एक माध्यम है इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में अलग-अलग एसेट्स में। चाहे वो इक्विटी में हो, चाहे डेट में हो, चाहे गोल्ड में हो या मिक्स ऑफ ऑल दीज़ एसेट्स में भी हो। तो ये एक चीज़ मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए उसको लेके फिर होता क्या है कि या तो लोग एक परसेप्शन ये बना लेते हैं कि हाँ, एसआईपी मतलब रिस्की है। एसआईपी मतलब या तो पहले परसेप्शन ये था कि हाँ, एसआईपी में तो मतलब पैसा कभी खोएँगे ही नहीं। लेकिन अब जब मार्केट डाउन है, तो लगेगा कि हाँ, एसआईपी तो रिस्की प्रोडक्ट है। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप एसआईपी किस में कर रहे हो? आप इक्विटी में कर रहे हो, इक्विटी में भी स्मॉल कैप में कर रहे हो, लार्ज कैप में कर रहे हो, फ्लेक्सी कैप में कर रहे हो या आप डेट में कर रहे हो। तो हर एक का आउटकम अलग होगा, हर एक का रिजल्ट अलग होगा, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट क्लास अलग है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक ये आपने अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया है कि एसआईपी इज़ नॉट अ एसेट क्लास, इवन म्यूचुअल फंड्स इज़ नॉट अ एसेट क्लास। स्टॉक्स या फिर डेट, एक्चुअली दैट इज़ द अंडरलाइंग एसेट दैट यू आर ओनिंग। म्यूचुअल फंड्स के राइट, थ्रू या एसआईपीज़ के थ्रू आप उसकी ओनरशिप ले रहे हो, तो वो आपके लिए एक एसेट क्लास होगी। ट्रू, ओके, एक क्वेश्चन मेरा विकास जी ये था कि आजकल लोगों में ये भी कन्फ्यूजन होता है कि हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स खरीदें, जो कि पैसिव हैं, जिसमें मतलब इंडेक्स को ही ट्रैक किया जा रहा है, या फिर हम एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारी एएमसीज़ हैं और उनके एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप वगैरह हैं। तो आप कैसे देखते हैं इसको कि कैसे डिसाइड करना चाहिए कि भई हमें इंडेक्स में जाना है कि एक्टिव में जाना है? देखिए, इंडिया का जहाँ तक सवाल है, इंडिया में आज भी एक्टिव फंड्स जो हैं, वो आउट परफ़ॉर्म कर रहे हैं इंडेक्स फंड्स को, इंडेक्स को, बेंचमार्क को। एंड मेजॉरिटी ऑफ जो इक्विटी कैटेगरीज़ हैं, उनमें कर रहे हैं। एट अ कैटेगरी लेवल आल्सो दे आर आउट परफॉर्मिंग। ऑफ कोर्स कैटेगरी इज़ एन एवरेज, तो देयर आर सम फंड्स जो बेहतर भी कर रहे होंगे, कुछ फंड्स ऐसे भी होंगे जो कैटेगरी से कम रिटर्न भी दे रहे हैं। तो वहाँ पे सवाल फिर आ जाता है सिलेक्शन का, कि आप सिलेक्शन सही फंड का कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वो सवाल आ जाता है, जो कि बहुत सारी चीज़ में लाइफ में होता है, राइट? आप जनरल डेली लाइफ में भी अगर आप देखेंगे, आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सही हॉस्पिटल चुना कि नहीं, सही डॉक्टर चुना कि नहीं। फिर स्कूल में भी आपने सही स्कूल चुनी कि नहीं, तो सही बोर्ड चुना कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही फंड में भी हैं, आपने सही फंड चुना या नहीं चुना, सही फंड मैनेजर चुना या नहीं चुना। तो वो चीज़ है। बट हाँ, एट अ कैटेगरी लेवल एंड स्कीम लेवल पे भी कई सारी स्कीम्स आउट परफॉर्म कर रही है मार्केट को, और इंडिया में अभी भी वो स्कोप है। अभी भी फंड मैनेजर्स आर एबल टू डिलीवर। तो जब तक वो कर पा रहे हैं, तब तक हम कैटेगरी एक्टिव फंड्स में ही इन्वेस्टेड रहना चाहेंगे। पैसिव्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे कि कौन-सा एक्टिव फंड सही है, कौन-सी कैटेगरी सही है या कौन-सा फंड मैनेजर या एएमसी सही है। अगर वो आप नहीं कर पा रहे, आपके पास एक्सेस नहीं है या आपके पास बैंडविड्थ नहीं है, टाइम नहीं है या कोई एक क्वालिटी एडवाइज़र या प्रोफेशनल का एक्सेस आपके पास नहीं है फॉर वेरियस रीज़न्स, क्योंकि देखिए, अच्छा एडवाइज़र एक मिनिमम टिकट के साइज़ के नीचे मिलता भी नहीं है, राइट? आपके पास एक पर्सनल एडवाइज़र आपको चाहिए तो एक मिनिमम टिकट साइज़, आपको अच्छा एडवाइज़र चाहिए तो 1 करोड़ 2 करोड़ भी चाहिए होगा शायद मिनिमम। हाँ, कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं बिल्कुल, जहाँ पे आपको एडवाइस मिल सकता है लोअर टिकट साइज़ के लिए भी। हमारा भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, मल्टीपल और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं मार्केट में कुछ ऐसे, जो लोअर टिकट साइज़ पे भी एडवाइस दे रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्लेटफ़ॉर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म्स या लिस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म्स, कि जहाँ पे आपको फंड्स लिस्ट कर दिए गए हैं कि हाँ, पिछले 3 साल में इस फंड ने सबसे अच्छा किया और उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता है कि आपके लिए फंड सही है कि नहीं है।
आप जिस पीरियड के लिए कर रहे हैं, अगर 10 महीने के लिए कर रहे हैं तो वो सही है या नहीं है। क्योंकि ये डिफ़िकल्टी मैं खुद एनकाउंटर कर चुका हूँ। 2024 में 10 महीने का किसी ने ट्रैवल गोल बनाया कि मुझे ट्रैवल करना है इंटरनेशनल, और उसको हमने डेट फंड दिया क्योंकि इक्विटीज़ रिचली वैल्यूड थे। अब लोग कह रहे हैं कि ग्रो में तो मुझे स्मॉल कैप मिल रहा है, आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? लेकिन आपने वहाँ पे स्मॉल कैप चूज़ किया। आपको क्यों चूज़ किया वो आपको नहीं पता है। आपने चूज़ किया, लेकिन आपने क्यों किया आपको नहीं पता है। वहाँ पे लिस्ट किया गया था कि हाँ, इस फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन क्या आप जान रहे हैं कि इसके क्या रिस्क हैं? और आपका जो होराइज़न है 10 महीने का, उसमें ये नीचे भी जा सकता है। तो वो चीज़ें हमें फिर समझानी पड़ती थी कि हाँ, एक टाइम होराइज़न को भी आपको देखना पड़ेगा कि जिस टाइम होराइज़न के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए ये फंड सूटेबल है या नहीं है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स को देखनी पड़ेगी, या तो खुद से या फिर किसी की हेल्प लेके। जी, बिल्कुल। ओके, ओके। एक और सवाल मेरा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड था कि लोग ये तो समझ पाते हैं कि भई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, एसआईपीज़ के थ्रू करना है या और कोई तरीका है, लमसम भी है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स को सेल करना या स्विच करना, स्पेसिफिकली स्विच हुँ, हुँ। करना कि मैंने एक म्यूचुअल फंड लिया है पोर्टफोलियो में, पिछले 2 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है, नेगेटिव रिटर्न्स हैं, लेकिन सेम कैटेगरी में कोई एक्सवाईज़ी अदर फंड है जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो क्या मुझे स्विच कर लेना चाहिए कि नहीं स्विच करना चाहिए? कैसे डिसाइड करें? राइट। तो देखिए, एक प्रोफ़ेशनल के नाते जो हम डिसाइड करते हैं, तो स्विच करना तो बाद में आता है, सिलेक्शन पहले आता है, राइट? क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम जब आपने फंड लिया, तब आपने क्यों लिया, राइट? तब आपने क्या चीज़ें देखी? क्या आपने उस फंड का वैल्यूएशन देखा? क्या आपने उस फंड के मैनेजर का फिलॉसफी समझी फंड की, एएमसी की? क्या वो मैंडेट को फॉलो कर रहे हैं? जो उनके फंड का मैंडेट है, वो उस हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या वो जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मैंडेट से अलाइन्ड है या नहीं है? वो रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं, राइट? क्योंकि रिटर्न एक चीज़ है, रिटर्न सभी देखते हैं, सभी को दिखाया जाता है। हाँ, वो भी किस तरह से देखना है, वो भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली लोग पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखते हैं कि पिछले 1 साल का रिटर्न या पिछले 3 साल का चलो अब देखने लग गए। लेकिन रोलिंग रिटर्न देखना चाहिए कि हाँ, पिछले 10 साल में आपने जब भी इन्वेस्ट किया होता और 1 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो कैसा रिटर्न बनता, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि किसी भी दिन आपने किया हो। तो रोलिंग रिटर्न हम देखते हैं, एंड बहुत सारे रिस्क पैरामीटर्स देखते हैं। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं। और वो जो शॉर्ट लिस्टेड फंड्स होते हैं, फिर उनको हम क्वालिटेटिवली भी एनालाइज़ करते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में कैसे स्टॉक्स हैं। क्या कोई कचरा स्टॉक्स हैं, एकदम से पेनी स्टॉक्स हैं, जो नहीं होने चाहिए एक अच्छे फंड मैनेजर के अच्छे पोर्टफोलियो में, तो फिर उसको हम इग्नोर करेंगे। फंड साइज़ कितनी है? अगर आज फंड साइज़ 1 लाख करोड़ के ऊपर चली गई है, तो उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढना मुश्किल है, क्योंकि आज सेम फंड जो 25-30 हज़ार करोड़ में 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो रख रहा था, आज वो 1 लाख करोड़ के फंड में 80 स्टॉक का पोर्टफोलियो रख रहा है। क्यों रख रहा है? क्योंकि वो 30 अपॉर्च्युनिटीज़ में डाल नहीं पा रहा है उतना पैसा, राइट? तो ये सारे फैक्टर्स भी सिलेक्शन के टाइम पे अगर आपने देखे हैं, तो ऑटोमेटिकली स्विच करने की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी कभी-कभी हो सकता है कि फंड मैनेजर चेंज हो जाएँ। तो अगर फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा जो नए फंड मैनेजर आ रहे हैं, वो सेम अप्रोच को आगे बढ़ा रहे हैं या उनकी फिलॉसफी कुछ और है। अ, या फिर कभी-कभी हो सकता है, जैसे आपने कहा कि परफॉर्मेंस नहीं आया लंबे समय तक, तो फिर वो समझना ज़रूरी होगा कि क्यों नहीं आया है। क्या इन्होंने गलतियाँ की है जिसकी वज़ह से नहीं आया है? या फिर सिर्फ़ ये इस वज़ह से है कि जो मार्केट का बिहेवियर है अभी, वो इस तरह का है कि वो इस फंड की फिलॉसफी से अलाइन नहीं है। इसलिए सिर्फ़ अंडर परफॉर्मेंस है जो टेम्परेरी है, राइट? अभी जैसे एग्ज़ाम्पल मैं दूँ तो एक फंड है, आज सबसे पॉपुलर फंड है, सबसे बड़ी फ्लेक्सी कैप स्कीम है। लेकिन 10 साल पहले नहीं थी। तो 10 साल पहले जब एक फ्रेंड ने पूछा कि क्या मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि वो फंड अंडर परफॉर्म कर रहा था 3-4 क्वार्टर से, एंड उसने कहा कि क्या मैं ये स्विच आउट कर लूँ इसमें से? मैंने कहा नहीं, मेरे को एक बार चेक कर लेने दो पहले, क्या है? तो मैंने देखा पोर्टफोलियो क्या है, फंड मैनेजर की फिलॉसफी क्या है, सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन उस समय क्योंकि मार्केट में कुछ एक वेव होगी पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए, पर्टिकुलर मार्केट कैप सेगमेंट के लिए, तो वो अंडर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन उसके बाद में दैट वाज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड, टुडे इट इज़ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम इन इंडिया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, एंड 99% लोगों के पास ना समय होता है,
और ना ही उन्होंने वो एफर्ट डाला होता है ओवर द इयर्स टू अंडरस्टैंड। लेकिन सुपरफिशियल वो इंटरनेट पे स्टडी कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ चलो ये इंटरनेट वाला एनालिसिस सही है, इसके हिसाब से हम कर लेते हैं इन्वेस्ट। बट वैसे होता नहीं है, राइट? आपको एनालिसिस के लिए एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, चाहे आप खुद लगाएँ या फिर आप किसी की सर्विस अवेल करें। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आपने सही कहा, काफ़ी सारा जो ये आपने डिस्कशन किया अराउंड म्यूचुअल फंड सिलेक्शन अगर अच्छा है, तो फिर होपफुली स्विच आउट की ज़रूरत कम हो जाएगी, और अगर होती भी है तो आप देख सकते हो कि भई क्यों रीज़न है, क्या रीज़न है इसके स्विच आउट का, ठीक है? अम, विकास जी, एक क्वेश्चन जो म्यूचुअल फंड से हटके है थोड़ा, वो ये है कि हुँ, हुँ। अगर हमें वेल्थ बनानी है अपने लिए, ठीक है? क्योंकि आजकल देखिए इनकम लिमिटेड है और सैलरीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है? जॉब्स भी ले ऑफ हो रहे हैं मार्केट में, तो वो भी एक खतरा बना हुआ है अभी, और एक्सपेंसेस दूसरी तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं, करेक्ट? तो हुँ। लिमिटेड पैसा बचता है हमारे पास सेव करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है? तो जनरेशनल अगर हमें वेल्थ बनानी है, तो कैसे अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में लें आपके हिसाब से? तो देखिए, किसका तो कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, जो एक चीज़ आपने कही कि देखिए बिना सेविंग के तो वेल्थ कभी बन नहीं सकती, क्योंकि जो पैसा आप कमा रहे हो उसको पूरा आप अगर उड़ा दोगे तो बचत ही नहीं है, बचत नहीं है तो फिर ग्रोथ तो बाद में आएगी। पहले आप सेव करोगे तब जाके आप फिर इन्वेस्ट करोगे। हाँ, एंड सिर्फ़ सेव करके भी नहीं चलेगा। जैसे आज हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में वही था कि वो सिर्फ़ सेव कर रहे थे, लेकिन उसको इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोच रहे थे, क्योंकि सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा वेटेज था, राइट? लेकिन सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स तीनों ही चीज़ों का बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। सिर्फ़ सेफ्टी पे फ़ोकस रखेंगे तो रिटर्न्स नहीं बनेंगे। तो तीनों चीज़ों को बैलेंस करना है, तो सेव करने की जगह ऑब्वियसली सिर्फ़ सेव करने की जगह इन्वेस्ट भी करना ज़रूरी है। और इन्वेस्ट करने के बाद भी वो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस रखना भी ज़रूरी है ताकि वो ग्रो करे। ये एक तरीका हो गया, लेकिन क्या इससे जनरेशनल वेल्थ बन सकती है? शायद बने, शायद ना भी बने, क्योंकि सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट से हाँ, आपके लिए एक अच्छा कॉर्पस बन सकता है, जो आपको एक अच्छा कुशन प्रोवाइड कर सकता है, और हो सकता है आपकी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी एक कुशन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन सिग्निफिकेंट वेल्थ बनाने के लिए तो एक ही तरीका है, जो है रिस्क लेना है, एंटरप्राइज़ है। अब वो एंटरप्राइज़ में आप या तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें, कि आप खुद यू नो अ खुद अपना कुछ बिज़नेस शुरू करें। ऑब्वियसली शुरू में बहुत चैलेंजेस भी होंगे, थोड़ा इनिशियल कैपिटल भी चाहिए होगा। लेकिन आई थिंक इम्प्रूवमेंट हो रहा है इंडिया में भी, जो एक आज से 20 साल पहले आई थिंक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था किसी को खुद से शुरुआत करना। आज आई थिंक ईज़ियर है। अगर आपके पास अगर अच्छा आइडिया है, तो आपको कैपिटल मिल सकती है। और नॉट जस्ट कैपिटल, आपको गाइडेंस भी मिल सकता है, एक इकोसिस्टम भी डेवलप हो रहा है इंडिया में। तो एंटरप्राइज आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज कि जहाँ पे आप रिस्क ले रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, और कुछ एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो देन यू हैव अ चांस। देयर इज नो गारंटी, बट देन यू हैव अ चांस कि आप शायद एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। पर्सनली हम्म। आप अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं? कहाँ आपने एसेट एलोकेशंस रखी हुई हैं? क्या आपने सारा पैसा अपना बिज़नेस में लगाया हुआ है, या फिर आप बिज़नेस में है कुछ, या इन्वेस्टमेंट्स करा हुआ है? कैसे आपने अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज किया है, कंट्रोल किया है पिछले 10, 15, 20 सालों में? तो इसमें सबसे जो आई थिंक मेजर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा, एंड जो कि आज हम हमारे क्लाइंट्स के लिए भी करते हैं, और उसका जेनेसिस वही था कि सबसे पहले मैंने अपने लिए किया था। तो जब मैंने गोल्डमैन सैक्स छोड़ा था 2014 में, तो एक कैलकुलेशन मैंने की थी, कि क्या मेरे पास एक सफिशिएंट कॉर्पस है कि जहाँ पे मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री समझ सकता हूँ, कि हाँ, मैं कोई भी एक्टिविटी जो करूँ अभी लाइफ में, वो मैं अपने पैशन के हिसाब से, मेरे पर्पस के हिसाब से करूँ, रादर देन जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को ब्लाइंडली भी जंप नहीं करना था, क्योंकि फाइनेंशियल जो फैमिली में हिस्ट्री रही है, वी हैव सीन जनरेशनली लॉट ऑफ वेल्थ एंड देन डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट वेल्थ, एंड देन अगेन स्ट्रगल बाय माय फादर टू गेट बैक टू अ लेवल कि जहाँ पे हम एक डिसेंट लाइफ जी सकें, एंड देन ऑफ कोर्स नाउ आई हैव टू बिल्ड ऑन दैट, बट एट द सेम टाइम आई वांटेड टू नॉट हैव दैट रिग्रेट कि हाँ, मैं
एक अच्छे जॉब में हूँ, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो मैं उसी में कंटिन्यू करूँ और फिर बाद में 50-60 साल की एज में सोचूँ कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। तो दोनों ही चीज़ें बैलेंस करनी थी कि अपना जो एक लाइफ में कुछ करना है, रिस्क लेना है वो, बट एट द सेम टाइम एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी ज़रूरी थी बेस्ड ऑन दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कंडीशनिंग। एंड जब मैंने कैलकुलेशन किया, तो और ये कैलकुलेशन क्यों किया? क्योंकि सीएफए मैंने उस समय लेवल 3 मेरा दिया था, एंड सीएफए लेवल 3 में देयर इज़ अ लॉट ऑफ फोकस ऑन एन इंडिविजुअल्स पर्सनल फाइनेंस। और जब वो मैंने पूरा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग अपने पर्सनल फाइनेंसेस की, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बहुत ही कुछ रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। क्योंकि गोल्डमैन सैक्स में काम करते हुए, इक्विटी रिसर्च में काम करते हुए 90% मेरा पैसा फिक्स्ड इनकम में था। ऑब्वियसली उसके 2 रीज़न थे, ऐसा नहीं था कि मेरा रिस्क एपेटाइट नहीं था, लेकिन 2 रीज़न थे। एक कंप्लायंस, क्योंकि जिन 150 स्टॉक्स को गोल्डमैन इंडिया कवर करता था, उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। और बाकी भी स्टॉक्स में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे अप्रूवल चाहिए था। हाँ, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता था, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में मैंने इन्वेस्ट भी किया, क्योंकि वो फंड मैनेजर्स हमारे क्लाइंट्स थे, मुझे पता था उनकी फिलॉसफी, अप्रोच सही है, उनका तरीका सही है, तो इन्वेस्ट किया मैंने। लेकिन बड़ा पैसा नहीं लगाया, क्योंकि जब तक आप मॉनिटर नहीं करोगे, जब तक आप एक्टिवली उसको फॉलो नहीं करोगे, कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट नहीं करोगे, तब तक आपको वो कन्विक्शन नहीं आएगा बड़ा पैसा लगाने का। तो 10% ठीक है मैंने लगा दिया, लेकिन 90% पैसा मेरा फिक्स इनकम में पड़ा रहा, क्योंकि टाइम बैंडविड्थ नहीं था मेरे पास। आज बहुत ही हेक्टिक जॉब था, सुबह 7 बजे जाना है, रात को 9-10 बजते थे। वीकेंड्स पे भी कभी-कभी काम होता था, एंड बाद में फिर जो टाइम बचा वो आप फैमिली के साथ स्पेंड करोगे या आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करोगे, राइट? तो उस हिसाब से समय ही नहीं मिलता था। तो ये 2 मेजर फैक्टर्स हैं और इसीलिए आपने भी नोटिस किया होगा, मैं बार-बार इन फैक्टर्स को हाइलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि लोग इन फैक्टर्स को मिस कर देते हैं कि जो बैंडविड्थ चाहिए होता है आपको खुद से करने के लिए, और वो बैंडविड्थ मैक्सिमम लोगों के पास होता नहीं है, क्योंकि वो आप करियर पे फ़ोकस्ड हो, फैमिली पे फ़ोकस्ड हो। लेकिन आपको लगता है कि मैं खुद से कर लूँ। और फिर उसमें होता क्या है कि आप कन्विक्शन बना नहीं पाते, क्योंकि आपको डीप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए जो समय चाहिए वो आपने लगाया नहीं है। जो मॉनिटरिंग चाहिए वो आपने की नहीं है, और फिर जब कन्विक्शन नहीं होगा तो आप बड़ा पैसा नहीं लगा पाओगे। लेकिन जब मैंने गोल्डमैन छोड़ा, तो फिर समय था मेरे पास, पूरा समय था। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी थी, बिकॉज़ ऑफ जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा हो या एक्सपीरियंस रहा हो, और सीएफए भी जो है एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पे फ़ोकस कोर्स है पूरा। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी, और समय भी था। तो अगले 3 महीने में आई वेंट फ्रॉम 90% फिक्स्ड इनकम टू 80% इक्विटी। क्योंकि मेरे लिए वो सूटेबल था। हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनको इतना बड़ा शिफ्ट करना है, क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, हर एक के गोल्स अलग हो सकते हैं। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे वो 80% जो पैसा है, उसकी नियर टर्म या मीडियम टर्म में ज़रूरत नहीं है। तो जब उस पैसे की मुझे नियर टर्म या मीडियम टर्म में ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैं लो यील्डिंग एसेट में क्यों रखूँ? उसको मैं एक हाई यील्डिंग एसेट क्लास में मुझे शिफ्ट करना चाहिए, और उस हिसाब से मैंने शिफ्ट किया। तो एलोकेशन जो है, एसेट एलोकेशन, वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, जिसको लोग मिस कर जाते हैं। लोगों का फोकस होता है स्टॉक्स पे या सिक्योरिटीज़ पे या एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड पे। लेकिन अगर उस म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में आपने अपने वेल्थ का 5% या 10% लगाया, जबकि होना चाहिए था 50-60%, तो वो आपके लिए नीडल मूव नहीं करेगा, राइट? वो 5% डबल भी हो जाए तो 10% बनेगा। लेकिन अगर आपका बाकी 95% पैसा अगर 6% रिटर्न दे रहा है और उसपे आपको 30% टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो आप कैपिटल एक्चुअली लूज़ कर रहे हो। बिल्कुल, आपने जो ये शिफ्ट बताया कि 90% फिक्स्ड इनकम से आप 80% इक्विटी में गए विदिन 3 मंथ्स, ये मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। और मुझे लगता है विकास जी हाँ, आप कर पाए ये मे बी बिकॉज़ आपके पास इक्विटी का पूरा बैकग्राउंड था। वो जो इतने सालों बिल्कुल, का एक्सपीरियंस था आप कर पाए, 100%। बट इतना और वो मेरे रेडिकल लिए शिफ्ट सूटेबल कर भी था, और वो मेरे लिए सूटेबल भी था। हर एक के लिए सूटेबल ज़रूरी सूटेबल नहीं भी है नहीं। कि होगा। जी, हाँ, जी हो बिल्कुल सकता नहीं। है किसी के लिए 80% फिक्स्ड इनकम सूटेबल है, 80% यस। इक्विटी नहीं है, 80% फिक्स्ड इनकम सूटेबल है। जी, तो जी, हर जी। एक के लिए सूटेबिलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया। और आपकी जर्नी जो आपने बताई कि कैसे आपने अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करा, क्योंकि यू आर राइट, गोल्डमैन सैक्स में कंप्लायंसेस हैं, यू कांट रियली इन्वेस्ट अ लॉट इन स्टॉक्स, एंड धीरे-धीरे उसके बाद आपने जैसे मूव करा, वो एक आपका मेजर डिसीजन रहा। और
कंप्लायंस के अलावा एक बड़ा फैक्टर जैसे मैंने बताया, क्योंकि कंप्लायंस स्टॉक्स के लिए था, म्यूचुअल फंड में मैं पैसा डाल सकता था, जी। लेकिन बैंडविड्थ नहीं था कि हाँ, मैं हाँ। एनालाइज़ करूँ, कंटीन्यूअसली उसको फ़ॉलो अप करूँ, कंटीन्यूअसली मॉनिटर करूँ। क्योंकि देखिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आपको ट्रैक भी तो करना पड़ेगा कि क्या बिल्कुल, फंड में बिल्कुल। चेंजेज़ हो रहे हैं, फंड के पोर्टफोलियो में क्या चेंजेज़ हो रहे हैं, क्या फंड मैनेजर ही चेंज हो रहा है। तो सभी चीज़ें आपको ट्रैक करनी पड़ेगी, राइट? उसके लिए जी। आपको समय चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। अम, आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी पे हर लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, हम लोग भी रिफ्लेक्ट करते हैं और मैं भी देखता रहता हूँ बहुत पीरियोडिकली कि भई मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक अपनी लाइफ में क्या करी फाइनेंशियली। तो मैं आपसे भी ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी तक की कौन-सी वो एक फाइनेंशियल मिस्टेक है जो आपको लगता है यार ये मैंने बड़ा ब्लंडर करा था और अब तो मैंने कान पकड़ लिए कि ये दोबारा कभी नहीं करूँगा। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? अ, तो मैं एक्चुअली 2 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। जी। एक तो है कि जो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, राइट? क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं, वो नॉइज़ से बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होते हैं, राइट? अ, और नॉइज़ से क्यों अफ़ेक्ट होते हैं? क्योंकि खुद की रिसर्च या कन्विक्शन नहीं है, राइट? तो वो नॉइज़ पे फ़ोकस्ड है और नॉइज़ बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है, राइट? और आज के ज़माने में तो और ज़्यादा ईज़िली। मतलब पहले तो चलो होगा कि शायद आप पार्टी में किसी दोस्त को मिले या ऑफ़िस के किसी कलीग के साथ बैठे, उसने बताया। अब तो सोशल मीडिया में हर जगह है, 24 घंटे आपके पास है, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, सभी कोई हैं, तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा ईज़िली एक्सेसिबल है मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू। एंड पर्सनली मैं क्योंकि इस प्रोफेशनल बैकग्राउंड से रहा हूँ, पर्सनली मैं खुद अपने इन्वेस्टमेंट्स गोल्डमैन छोड़ने के बाद मैं तो फ़ोकस से कर रहा हूँ। फिर भी एक इंस्टेंस आया जहाँ पे मैं भी नॉइज़ से अफ़ेक्ट हो गया था। क्योंकि वो नॉइज़ जो थी वो एक क्लोज़ फ्रेंड से मुझे मिली और मैं इन्फ्लुएंस हुआ और वो एक नेगेटिव मेरे लिए स्टॉक डिसीज़न रहा जहाँ पे लॉस भी मुझे लेना पड़ा उस स्टॉक में, ठीक है। अच्छी बात ये थी कि मैंने समय पे उसको बेच के लॉस लेके फिर उसको रीइन्वेस्ट करके ग्रो कर लिया बाद में। लेकिन उस समय लेना पड़ा और जबकि मुझे रियलाइज़ेशन पहले से हो रहा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। लेकिन क्योंकि ये जो मित्र थे, इनका अ, जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस कंपनी अ, में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट उनकी रिलेशंस और अंडरस्टैंडिंग थी, तो उस हिसाब से लगा कि नहीं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कंपनी इसको ओवरकम कर लेगी। तो वो बोरोड कन्विक्शन पे मैंने उसको कंटिन्यू कर लिया रादर देन यू नो बिल्डिंग इट ऑन माय ओन कन्विक्शन एंड सेलिंग इट। तो उस चीज़ का उस इंसिडेंट के बाद में मैं बहुत ही क्लियर हूँ कि अल्टीमेटली जो है नॉइज़ कितनी भी हो, कितने भी करीबी व्यक्ति से हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के केस में भी वही होता है, राइट? किसी फ्रेंड ने बताया, किसी रिलेटिव ने बताया, किसी कलीग ने बताया, राइट? लेकिन अगर आपने खुद नहीं समझा उस चीज़ को या खुद समझ के भी बिकॉज़ ऑफ दैट नॉइज़ आपने उसको ओवरराइड कर दिया, तो आपका एक्सपीरियंस खराब ही होगा। So that is one thing. Second mistake I would say is uh, कि early in life, you know, I didn't do it myself because of course I didn't have time, but I should have maybe taken professional help. तो जो मेरे वर्किंग लाइफ के 8-10 साल रहे, उस पीरियड में जो कंपाउंडिंग हो सकती थी, एक प्रोफेशनल हेल्प लेके, वो कंपाउंडिंग को मैंने मिस कर दिया। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, मैं एक प्रोफेशनल हूँ आज, किसी को लग सकता है कि हाँ, मैं प्रोफेशनल हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनल के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल के नाते बोल रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल हेल्प अगर आप सही टाइम पे लेके, सही एक्शन ले लें, तो उसका जो इम्पैक्ट हो सकता है, वो आपको शायद एक इमीडिएटली रियलाइज़ ना हो, लेकिन ओवर द इयर्स आपको रियलाइज़ होगा। क्योंकि जो 7-8 साल मेरा पैसा 90% फिक्स्ड इनकम में पड़ा रहा, हो सकता है वो फिक्स्ड इनकम में ना रह के इक्विटी में रह सकता था, क्योंकि उस पैसे की मुझे वैसे भी उस 7-8 साल में भी ज़रूरत नहीं थी, राइट? वो बस सेविंग्स हो रही थी, जमा होते जा रहे थे पैसे और फिक्स्ड इनकम में पड़े थे। तो उस समय अगर मैं ये ना सोच के कि हाँ, मैं इक्विटी में हूँ, मुझे तो सब पता है, ये ना सोच के और ये समझ के कि हाँ, मेरे पास समय का अभाव है, हो सकता है मेरे पास जानकारी है, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। ये चीज़ अगर मैंने समझ ली होती और मैंने अगर प्रोफेशनल हेल्प ले लिया होता उस समय, चाहे उसके लिए मुझे 1% फीस भी किसी को देनी पड़ती, लेकिन दैट वुड हैव बीन वर्थ इट।
बहुत बढ़िया। आपने जो पहली आपकी मिस्टेक बताई, जिन मित्र ने आपको कुछ भी बताया होगा उस वक़्त, क्या उनसे अभी भी दोस्ती है आपकी? नहीं, दोस्ती तो है ना, दोस्ती अपनी अच्छा, जगह पे है। ठीक है। क्योंकि इंटेंशन खराब नहीं था ना, हाँ। इंटेंशन उसका गलत नहीं था। जी, जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, क्योंकि गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, राइट? बिल्कुल। समझने में गलती हो, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये था कि मुझे अपोज़िट दिख रहा था, हाँ। लेकिन मैं ओवर पावर हो गया। हाँ, अगर मुझे दिख ही नहीं रहा होता, तो फिर सवाल ही नहीं है। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं ठीक है, बा काफ़ी अच्छी बातें आपने समझाई। कुछ आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन्स हैं, शॉर्ट एंड शार्प, जिनको हम रैपिड फायर कहते हैं। हाँ, बोलिए। पहला है, मोस्ट ओवररेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपके हिसाब से क्या है आज के ज़माने में? ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लाइक एंडोमेंट, मनी बैक एटसेट्रा। बट अब तो वो ओवररेटेड नहीं है, अब तो अंडररेटेड ही है। अब तो सबको पता लग गया है कि अब तो ये नहीं लेनी है। अब तो फिर मैं बोलूँगा लॉन्ग लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉज़िट्स। राइट, ओके, ओके। दैट्स अ गुड वन। वन इन्वेस्टिंग रूल दैट यू विल नेवर ब्रेक। डोंट लूज़ कैपिटल। ठीक है, ओके, वेरी गुड। वन बुक दैट एवरी इन्वेस्टर शुड रीड। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ओके। आपके हिसाब से बिगेस्ट मनी मिथ क्या है? मनी मैटर्स आर ओनली फॉर एडल्ट्स। अच्छा, ओके, राइस, ओके, ठीक है, अच्छी बात बोली आपने ये भी। आप अपने फैमिली में मनी रिलेटेड डिस्कशंस कैसे करते हैं अपने बच्चों के साथ? वो सब कैसे करते हैं आप? मतलब बहुत ही पीरियोडिक बेसिस पे करते हैं, कैजुअल रखते हैं? तो देखिए, 6 एस्पेक्ट्स है पर्सनल फाइनेंस के मेरे हिसाब से ब्रॉड। अ, उसमें इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग्स है, इंश्योरेंस है, टैक्सेशन है, इन्वेस्टमेंट्स है। अब ऑफ कोर्स मेरे केस में क्या है, बिकॉज़ आई एम बिल्डिंग अ प्रोडक्ट एंड वी स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड। तो कोविड के टाइम पे मेरा बेटा मेरे पास बैठा रहता था, तो उसने बहुत सारी चीज़ें सुन के समझ ली हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसको समझ में आ गई है, बट एक अदरवाइज़ भी एक फैमिली में जनरली एटलीस्ट बेसिक्स जो हैं, वो कवर होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका फ़ोकस बहुत ज़्यादा पैसे पे डाल देना है, राइट? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे पे डाल देंगे तो फिर वो उनका फ़ोकस पढ़ाई से, स्पोर्ट्स से या दूसरी एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर जहाँ पे वो अच्छे हो सकते हैं, वहाँ से हट जाएगा। उनको लगेगा कि पैसा ही सब कुछ है मेरे लिए। लेकिन एट द सेम टाइम हम दूसरे एक्सट्रीम पे भी नहीं रह सकते कि जहाँ पे उन्हें कुछ जानकारी नहीं है, और जब वो 18-20 साल, 25 साल के हो रहे हैं, तब उनको समझ में आ रहा है, अच्छा पैसे से तो इस तरह से हमें डील करना है। और उस समय सीखना फिर मुश्किल है, क्योंकि वो एक तरीके से जीते आए हैं पहले, राइट? कि जहाँ पे उनको एक फंड दे दिया गया है, उस फंड को बस खर्चा करना है। तो अब मेरे पर्सनल केस में ये है कि जैसे बजटिंग भी है, तो एक बजट मेरे बेटे को मिलता है। उसके ऊपर उसको फिर डिसाइड करना है कि उसको कैसे स्पेंड करना है। लेकिन बजट वो फिक्स्ड है। तो जब वो बजट फिक्स्ड है, तो ही इज़ ऑल्सो कॉन्शियस कि हाँ, मुझे किस चीज़ के लिए करना है, किसके लिए नहीं करना है। अगर उसको लगेगा कि हाँ, मुझे तो जो चाहिए वो मिल सकता है, तो वो कभी सेंस आएगा ही नहीं कि हाँ, मुझे बैलेंस करना है चीज़ों को। प्लस इन्वेस्टमेंट भी है, राइट? तो वो भी बेसिक्स एटलीस्ट उनको पता हो कि हाँ, सेव करना है। सेव करके, अगर सिर्फ सेव नहीं करके अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो बेहतर हो सकता है। अगर सही इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो वहाँ पे ग्रोथ हो सकती है। तो बेसिक्स एटलीस्ट उनको पता होनी चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके हिसाब से मोस्ट अंडररेटेड वेल्थ बिल्डिंग हैबिट क्या है? पेशेंस, मे बी कंसिस्टेंसी आल्सो। वन थिंग दैट पीपल शुड स्टॉप डूइंग इमीडिएटली। आई नो हमने शुरू में भी बात करी थी, बट इज़ देयर एनीथिंग एल्स? वही है, बस फॉलोइंग द हर्ट। हर्ड मेंटालिटी। ऑन दैट नोट वी स्टार्टेड ऑन हर्ड मेंटालिटी हमारा कन्वर्सेशन एंड वी आर एंडिंग इट ऑन हर्ड मेंटालिटी। बहुत अच्छी बात है। विकास जी, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जो मैं इसमें अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा, जो चीज़ें निकल के आई वो ये निकल के आई कि एक तो हर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं है। अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही और अपनी समझ के हिसाब से ही हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। जस्ट बिकॉज़ बाकी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भी वहीं पे अपना पैसा ब्लाइंडली डाल दें। तो ये जो मुझे एक पॉइंट आपका लगा विकास जी, काफ़ी हाइलाइटेड पॉइंट लगा इस पूरे कन्वर्सेशन का। आई एम श्योर और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे व्यूअर्स को अच्छी लगी होंगी। कमेंट्स में अपना कमेंट्स में अपने जो भी आपने सीखा इस पॉडकास्ट से उसको लिखिएगा प्लीज़। और विकास जी, थैंक यू सो मच। आई लुक फॉरवर्ड टू अगेन हैव यू एंड अगेन कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी। नमस्कार। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए
मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।